हाँ तो दोस्तों, हमने आज पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। हमने एएसपी पढ़ लिया, ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ा, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी इसके बारे में। आज अपन इनकी आगे क्या करते हैं, जो स्लज निकलता है हम उसका क्या करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। पहले तो देखो, ये देखो, वाई रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज इज रिक्वायर्ड। क्यों जरूरी होता है रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज? ये एएसपी है, एरेशन बेसिस है, तो ये एएसपी का डायग्राम है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का सिस्टम है। एसएसटी, एसएसटी से नीचे से एक्टिवेटेड स्लज निकलता है, ऊपर से निकलता है क्लेरिफाइड वाटर, जो एफ्लुएंट निकलता है, क्लेरिफाइड एफ्लुएंट। ट्रिकलिंग फिल्टर में ये पानी को रिसर्कुलेट करते हैं, ईएसपी में अपन इस पानी को रिसर्कुलेट करते हैं, मतलब इस सीवेज को सर्कुलेट करते हैं। रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर में इस जो क्लियर्ड वाटर है इसको रिसर्कुलेट करते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर में ईएसपी में इस एक्टिवेटेड स्लज को, नाम ही है एक्टिवेटेड स्लज, तो इस एक्टिवेटेड स्लज को रिटर्न करते हैं। रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज आर ए एस, और फिर बचा डब्ल्यू ए एस, जो कुछ पार्ट आर एस में चला जाता है, कुछ पार्ट डब्ल्यू एस में चला जाता है। वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज कहाँ जाएगा? ये स्लज थिकनिंग में, स्लज थिकनिंग से स्लज डाइजेस्टर में, स्लज डाइजेस्टर से और पानी निकालेंगे, फिर स्लज डिवॉटरिंग और स्लज डिस्पोजल कर देंगे। वाई रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट एक्टिवेटेड बायोमास कंसंट्रेशन इन एरेशन टैंक। ईएसपी के अंदर एडिक्वेट एक्टिवेटेड बायोमास कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अपन रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज को यूज करते हैं, तो रिक्वायर होता है। रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज को रिक्वायर होता है टू मेंटेन एडिक्वेट एक्टिवेटेड स्लज बायोमास कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि एएसपी में क्या होगा, एएसपी में हमने देखा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होती है। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में, तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होती है, पूरा पूरा जो बायोमास होता है, मैक्सिमम बायोमास ऐसे सिस्टम में चला जाता है। अब एरेशन टैंक में तो बायोमास बचा ही नहीं, एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म बचे नहीं, तो जो एसएसटी के अंदर स्लज होता है उसको अपन रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक्टिव बायोमास है। रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज आर एस, और कुछ डब्ल्यू एस में चला जाता है। डब्ल्यू एस वाला स्लज थिकनिंग में, फिर स्लज डाइजेशन में, और स्लज डिवॉटर में चला जाता है। तो इसलिए रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज रिक्वायर्ड होता है, ताकि अपन एडिक्वेट रिक्वायर्ड एक्टिवेटेड बायोमास कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकें, किसमें, एरेशन टैंक में और एएस में। रिसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है? रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज डिवाइड बाई इनकमिंग सीवेज क्यू आर बाई क्यू नोट। लगभग अपन 25% से 100% तक अपन ये रेशियो रहता है। आइडिया रह गया अपने को। अब अपन चलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी क्लेरिफाइड देख लिया, इसमें से इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर को तो ऐसे नहीं फेंक सकते, इसको भी अपन कहाँ लेके जाते हैं, स्लज थिकनिंग में लेके जाते हैं। वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज आया, दोनों को मिला के अपन पहले तो इसका पानी कम करेंगे, वाटर कंटेंट कम करेंगे, यानी इसका वॉल्यूम कम करेंगे। वाटर कंटेंट कम करेंगे तो इसका वॉल्यूम, स्लज का वॉल्यूम कम हो जाता है। कैसे होता है वो आगे देखेंगे। स्लज थिकनिंग हो गया, नाम में लग रहा है स्लज को थिक कर दो, यानी वाटर को कम कर दो, सॉलिड की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो, इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्लज कम हो जाएगा। ये हमने देखा। तो अब देखते हैं स्लज थिकनिंग क्या होता है। पता चल गया स्लज थिकनिंग में क्या क्या आता है। पीएसटी का प्राइमरी स्लज, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से डब्ल्यू एस, वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज। तो स्लज थिकनिंग में अपन वाटर कंटेंट कम करते हैं। एक पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है, 90% मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज होता है। अच्छा, 90% मॉइस्चर कंटेंट होता है स्लज का। अगर स्लज के अंदर 90% मॉइस्चर कंटेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 kg स्लज लिया मैंने, 100 kg स्लज लिया, तो 90 kg तो वाटर होगा, क्योंकि 90% मॉइस्चर कंटेंट है, तो 90 kg वाटर हो गया, 10 kg क्या होगा, सॉलिड्स हो गया। इसका मतलब हम इससे इंटरप्रेट करेंगे, 90% मॉइस्चर कंटेंट का मतलब इन 100 kg ऑफ स्लज, 90 kg वाटर एंड 10 kg ऑफ सॉलिड्स। आइडिया हो गया अपने को। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कॉन्सेप्ट ऑफ स्लज एंड मॉइस्चर एंड सॉलिड्स। हम इसका जो कैलकुलेशन करते हैं इस बेस पे करते हैं। कॉन्सेप्ट रहता है वेट ऑफ सॉलिड्स, कि अपन सॉलिड्स के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल वाटर कंटेंट कम कर रहे हैं। तो सॉलिड्स का वेट है वो सेम रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल इन रो स्लज जो स्लज आया है एंड डाइजेस्टेड स्लज नहीं, ये डाइजेस्टेड स्लज लिखा है, थिकन स्लज लिखा है एंड थिकन स्लज। स्लज में स्लज थिकनिंग में क्या होता है, थिक हो जाता है स्लज एंड थिकन स्लज। तो वेट ऑफ सॉलिड्स होते हैं वो इक्वल रखने हैं उस अपने को। तो कैसे रखेंगे, हम्म मान लो एक रो स्लज है एक थिकन स्लज है, ये रो स्लज ये डाइजेस्टेड स्लज या थिकन स्लज बोल दो। डेंसिटी बराबर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास किसे निकालेंगे, सॉलिड्स का, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। अब उसका परसेंटेज कितना है सॉलिड्स का, परसेंटेज सॉलिड्स, अगर उसमें वाटर कंटेंट W1 है, अगर मान लो 90% वाटर कंटेंट है तो 10% क्या होंगे सॉलिड्स होंगे, 100 - W1 इंटू 100 - W1, यही परसेंटेज सॉलिड्स हो गया 100 - W1। तो मास ऑफ सॉलिड्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉलिड सेम रहेंगे दोनों में, किस में, रो स्लज में और थिकन स्लज में। जैसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू परसेंटेज सॉलिड्स कितनी है, यानी 100 माइनस का W1। ये क्या है, वाटर कंटेंट है। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये बात हो रही है 1 वाले की बात हो रही है, रो वन V1 100 - W1, वाटर कंटेंट इन रो सीवेज। 100 - W1 निकालेंगे तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स। ये क्या हो गया परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स। अब ये हमने देख लिया, मास बाय रो इंटू वी। अब बराबर रो टू इंटू वॉल्यूम टू इंटू 100 माइनस का W2। समझ में आया, इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। VA 100 - W1 इंटू रो डेंसिटी ऑफ रो स्लज बराबर का VB 100 - W2 इंटू रो ऑफ डाइजेस्टेड स्लज या थिकन स्लज। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अपने को डायरेक्ट नहीं देता, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ रो स्लज है वो डायरेक्ट नहीं देता, अपने को निकलवाता है। तो जब भी डेंसिटी ऑफ रो स्लज निकलवाई तो अपन सिंपल वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। अपने क्या देता है, वाटर की कुछ प्रॉपर्टी देता है, सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी देता है और रो स्लज निकलवाता है, तो अपन वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। रो बराबर का मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा M/रो, बस यही है। वेट डिवाइड बाई रो W, ये वाटर का वॉल्यूम हो गया, प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई रो ऑफ सॉलिड्स, ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर का वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। स्लज में दो ही तो चीज़ें हैं, सॉलिड्स और वाटर हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर टोटल वो वेट डिवाइड बाई रो ऑफ रो सीवेज, ये क्या हो गया टोटल वॉल्यूम हो गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या आ जाएगा, रो ऑफ स्लज आ जाएगा। ये निकाल लेंगे अपन वॉल्यूम इक्वल करके, क्योंकि स्लज में दो ही चीज़ें आपके पास। यही कॉन्सेप्ट आगे अपन इसमें यूज करते हैं, ये अपन डिजाइन मिक्स और कॉन्क्रीट बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं। ये आगे अपन डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निकालेंगे, सॉलिड वेस्ट में उसमें भी यूज करेंगे सेम कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसमें क्या बोलते हैं, ये तो जनरल इक्वेशन होगी। जनरली रो डेंसिटी ऑफ रो सीवेज एंड डेंसिटी ऑफ डाइजेस्टेड स्लज सबको बराबर मान लेते हैं। तो क्या आ जाता है सिंपल फॉर्मूला, VA 100 - W1 या VA 100 - WA बराबर VB इंटू 100 - W2 या WB। ये अपन लिख रहे हैं रो सीवेज के लिए, बी लिख रहे हैं अपन
डाइजेस्टेड स्लज या थिकन स्लज के लिए। अब मान लो डब्ल्यू इंटर डब्ल्यू भी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, लाइक 99% और 92%। अब मैं 99 के लिए निकालता हूँ, 99 के लिए निकाला, 98 के लिए निकाला, तो वी ए 100 - 99 बराबर वी बी इंटू 100 - 98, तो वी ए बराबर 2 वी बी आ गया, यानी वी बी बराबर कितना आ गया, वी बाई 2 आ गया। सोचो डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम कितना हो गया, रो सीवेज का आधा हो गया। हमने क्या कम किया, 1% पानी कम किया, 1% वाटर कंटेंट कम करने से ही वॉल्यूम कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, स्लज की थिकनिंग करते हैं। इसमें हो रहा है स्लज थिकनिंग में हो रहा है। वाओ वेरी गुड। स्लजेस को टाइम्स मोर बल किया, जो इसको ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बी बराबर वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई 2 आफ्टर थिकनिंग। हमने मॉइस्चर कंटेंट कितना किया है, मॉइस्चर कंटेंट रिडक्शन 1% ओनली, और इसे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थिकन स्लज, थिकन स्लज हाफ हो जाता है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो हमने 1% ही मॉइस्चर कंटेंट कम किया था, जिससे वॉल्यूम ऑफ थिकन स्लज आधा हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ें थी इसमें, बाकी सारा तो आसान आसान है। अपने से क्या निकलवाता है, रो ऑफ रो स्लज या डाइजेस्टेड स्लज निकलवाता है, थिकन स्लज निकलाता है। तो अपन क्या कर देते हैं, वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर सिंपल, तो बराबर एम बाई बी, तो एम बराबर वॉल्यूम बराबर एम बाई 2, यानी वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई रो ऑफ वाटर प्लस ये वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई रो ऑफ सॉलिड्स। इसको बराबर कर दूंगा टोटल वेट डिवाइड बाई रो ऑफ रो स्लज। इसे अपन क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज में दिया होगा, मान लो ये 90% दिया है, ये 10% दिया तो 100 हो जाएगा। नीचे अपन इससे निकाल लेंगे, दिया हुआ होगा वैल्यू, ये तो कितनी हो जाएगी, 1000 के जी पर क्यूब हो जाएगी। ये दिया हुआ होगा, तो ये अपन आराम से निकाल सकते हैं। आगे अपन सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों बराबर मान लेते हैं, अभी क्वेश्चन में दिया होगा, या अपन बराबर मान लेंगे, तो आगे ये फॉर्मूला आ जाता है। अपने को फॉर्मूला ये याद रखना है, ये भी याद नहीं हो रहा, अपने को इतना याद रखना है कि वेट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि मैं पानी बाहर निकाल रहा हूँ, सॉलिड्स के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्लज थिकनिंग में स्लज को थिक कर रहा हूँ, वेट ऑफ सॉलिड्स बढ़ा रहा हूँ, वेट ऑफ सॉलिड्स नहीं, सॉलिड का परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ, पानी को कम करके सॉलिड्स का परसेंटेज बढ़ेगा। 99% वाटर था, सॉलिड्स कितना था, 1% था, अब 98% वाटर हो गया, सॉलिड्स कितने हो गए, 2% हो गए। बस इतना ही कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ मैं, किसमें, स्लज थिकनिंग में, स्लज थिकनिंग में। और इसी से क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्लज हाफ हो जाता है। आसान था कॉन्सेप्ट। तो बस अब अगर वेट ऑफ सॉलिड्स के साथ में कुछ नहीं किया तो वो इक्वल होंगे, और रो बराबर एम बाई बी, तो एम बराबर क्या आएगा, रो इंटू बी, बस इतना से याद रखना है, रो ऑफ डाइजेस्टेड स्लज या रो स्लज इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो ये तो पूरा का हो गया, अब सॉलिड्स का वेट अपने को इक्वल करना है, तो सॉलिड्स का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सॉलिड्स का परसेंटेज कितना होगा, अगर 100 टोटल परसेंटेज है, वो देख लो कितना है, 100 - हो गया, बराबर का रो ऑफ थिकन स्लज इंटू वॉल्यूम 1 और 2 और इंटू 100 माइनस का डब्ल्यू बी या W2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन तो नहीं कर रखा हमने,
बाकी बार देख लेते हैं। बिना क्वेश्चन के मज़ा आएगा? नहीं आएगा मज़ा। इसका कल अपन क्वेश्चन के साथ करेंगे इसको। हमें कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये भी सिंपल है। तो स्लज थिकनिंग में हमने कर लिया, क्या किया, एसएसटी से वेस्ट एक्यूटर स्लज आया, प्राइमरी से प्राइमरी स्लज आया, पीएसटी से प्राइमरी स्लज आया, और एसएसटी से वेस्ट एक्यूटर स्लज आया। दोनों को एक साथ मिक्स करके हमने स्लज थिकनिंग में स्लज को थिक कर दिया। थिक कैसे किया, हमने पानी बाहर निकाला। पानी बाहर निकाला तो क्या होगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वॉल्यूम ऑफ स्लज कम होएगा। काम होगा स्लज थिकनिंग का। अब आप आगे लेके चलेंगे अपन स्लज डाइजेशन में। स्लज का डाइजेशन करवाएंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, स्टेबलाइज स्लज। ठीक है, स्लज को स्टेबलाइज करवा दिया। यही तो है बायोगैस रिएक्टर। बायोगैस रिएक्टर जो अपन पढ़ते रहते हैं, वो बायोगैस रिएक्टर यही है। बायोगैस रिएक्टर का सिंपल सा मतलब, बायोगैस, बायोगैस अपनी कौन सी होती है, नेचुरल गैस, कौन सी, CH4 मीथेन। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, एनारोबिक डाइजेशन होता है स्लज का, और एनारोबिक डाइजेशन से ही क्या निकलती है, प्रोडक्शन होता है CH4 एंड CO2 का। CH4 ही क्या है, बायोगैस है। और क्या क्या है इसमें, कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड इजी टू इंस्टॉल होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस कैपिटल कॉस्ट लगेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम निकल के आएगी, क्योंकि मेथिन का प्रोडक्शन हो रहा है, मेथिन का प्रोडक्शन हो रहा है। इसको अपना आगे जाके यूज़ कर लेंगे, या इसी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज़ कर लेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कम निकल के आती है। ठीक है, अब आता है स्लज प्रोड्यूस्ड हैज़ एक्सीलेंट डिवोटिंग कैपेसिटी। अब इससे जो स्लज निकलेगी, स्लज डाइजेस्ट से जो स्लज निकलेगी ना, उसमें डिवोटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए अपन आगे कौन सा करते हैं, स्लज डिवोटिंग करते हैं। इसके आगे प्रोसेस क्या है, और पानी निकालते हैं स्लज से, स्लज डिवोटरिंग करते हैं। स्लज डाइजेशन के बाद जो स्लज बचता है, उसकी डिवोटरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। तो अपन इसके आगे क्या करते हैं, स्लज डिवोटरिंग करते हैं। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है डाइजेस्टर की। डाइजेस्टर का डिसएडवांटेज ये है कि इससे एक लिक्विड निकलता है, सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं इसको। इसमें हाई ब्यूटी रहती है, यानी हाई ऑर्गेनिक मैटर है। अब इसको ऐसे फेंक नहीं सकते, इसलिए इसको ट्रीटेड किया जाता है, वापस दो स्लज के साथ वापस मिक्स किया जाता है। यहाँ से जो स्लज डाइजेशन है, इसके अंदर से जो सुपरनेटेंट लिक्विड निकलेगा, इसको अपन लेके जाएंगे वापस से पीएसटी के अंदर, तो फिर यहाँ से वापस कुछ 30% फिर से वापस यहाँ निकलेगा, और फिर बाकी का ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से क्या निकलता है, सुपरनेटेंट लिक्विड, सुपरनेटेंट लिक्विड, इसे स्लज डाइजेशन से। तो ये किसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज मान लो, किसका, स्लज डाइजेस्टर का। सुपर नेटेंट लिक्विड ऑफ हाई प्योरिटी यानी हाई ऑर्गेनिक मैटर निकलता है, और ये फिर ट्रीट होना चाहिए विद रो स्लज के साथ। अब अपन एनारोबिक डाइजेशन करेंगे। स्लज डाइजेशन में अपन एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, उसके फायदे देख लो। अगर एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, या तो अपने पास दो ऑप्शन था, एरोबिक डाइजेशन करते हैं अपन हवा देते हैं, या फिर एनारोबिक डाइजेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तो एनारोबिक डाइजेशन का फायदा ये है कि इसमें बायोगैस का जनरेशन होता है, जो कि कैलोरीफिक वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, इस आगे अपन वापस बंद कर सकते हैं। CH4 तो नेचुरल गैस है, CNG में यूज़ हो सकती है, LNG में यूज़ हो सकती है। ये जो गैसेज होती हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। और क्या होता है इसके अंदर जो खाद बनती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहती है, कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर विच इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब आगे जाके अपन सॉइल पर डालेंगे, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा होता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। एरोबिक रिएक्शन में क्या क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, स्टेबल एंड पॉइंट होती है, इसलिए एनर्जी कंटेंट बहुत कम निकल के आता है।
क्या क्या रहता है इसमें, CO2 रहता है, एरेबिक प्लस H2O। स्टेबल एंड प्रोडक्ट है, इसलिए इनकी कैलोरीफिक वैल्यू या एनर्जी कंटेंट वैल्यू कम होती है। एनारोबिक में क्या था, मीथेन थी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। एरोबिक रिएक्शन फास्ट करता है, और लेकिन ये दिक्कत बड़ी है, स्लज ज़्यादा बनाता है। एरोबिक रिएक्शन स्लज ज़्यादा बनाता है। एनारोबिक में लेकिन दिक्कत क्या है एक और, इसमें स्टार्टअप टाइम बहुत लगता है, बिकॉज सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक सिस्टम में स्टार्टअप टाइम ज़्यादा लगता है, रिएक्शन स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं। जो भी एनारोबिक वाले बैक्टीरिया होते हैं वो सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कैसे कैसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं ऐसे सेंसिटिव। तो अपन एनारोबिक का एक और नुकसान कि स्टार्ट करने में ही अपने को ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेंसिटिव बैक्टीरिया। ये को देख लो, स्लज सॉलिड्स जो होंगे इसके अंदर दो टाइप के होंगे, या तो वोलेटाइल सॉलिड्स होंगे या नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स होंगे। वोलेटाइल सॉलिड्स ही गैस में कन्वर्ट होते हैं। CH4 65%, CO2 35% में कन्वर्ट हो जाती है। कौन? वोलेटाइल सॉलिड्स। नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स इसी पड़ी रहती है। अब इसकी एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कैसे कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, चार तो आपको नाम याद करनी ही करनी है। एसिड फर्मेंटेशन, एसिड डिग्रेशन, एल्कलाइन फर्मेंटेशन और मेथेन प्रोडक्शन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एसिड फर्मेंटेशन, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये मतलब जो भी मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो ब्रेक होता है सिंपल मटेरियल में, और एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, एसिड फॉर्मर्स बैक्टीरिया होते हैं, फैकल्टेटिव व एनारोबिक मीडियम में काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एसिड फॉर्मर्स बैक्टीरिया। तो पहले हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। फिर आता है एसिड डिग्रेशन, इसी को बोलते हैं एसिडोजेनेसिस। यानी इसमें बनता है एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस अदर एसिड्स। ये एसिटिक एसिड बड़ा काम की चीज़ है, एसिटिक एसिड बड़ी काम की चीज़ है। एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसी में देखना, ये दोनों को बना देते हैं CO2, और ये H और CH3 मिलकर बना देते हैं CH4। वेरी गुड है ना, एसिटिक एसिड। सबसे पहले होगा एसिड फर्मेंटेशन, उसी को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, सिंपलर मटेरियल में ब्रेक कर देते हैं। फिर आता है एसिड डिग्रेशन। एसिड फर्मेंटेशन से सिंपल मटेरियल बने, उससे बनता है, इसी एसिड डिग्रेशन को बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, क्योंकि एसिड बन रहा है। कौन सा एसिड बन रहा है, एसिटिक एसिड एंड अदर एसिड्स एंड CO2। फिर एसिड डिग्रेशन या एसिडोजेनेसिस के बाद आता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन। पहले एसिड फर्मेंटेशन था, उससे एसिड बना, फिर एल्कलाइन फर्मेंटेशन होगा, उससे मेथन बन जाएगा। एल्कलाइन फर्मेंटेशन के बाद बनता है मेथन प्रोडक्शन। ये करते हैं मेथन फॉर्मर्स बैक्टीरिया, स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं। मेथन फॉर्मर्स बैक्टीरिया स्ट्रिक्टली एनारोबिक होती है, तभी तो ये CH4 देती है। हाँ, इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना। ये क्या करते हैं, एसिटिक एसिड जो यहाँ बना था, इसको स्प्लिट कर देते हैं। CH3 था एसिटिक एसिड, इसको स्प्लिट कर देते हैं CH4 एंड CO2, मेथेन गैस एंड CO2 में। CH3COOH, ये तो निकालो CO2, और ये निकालो CH4। ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं इंटू CH4 एंड CO2। दो टाइप से मेथेन बनती है, मेथेन प्रोडक्शन जो होता है दो टाइप से बनता है। या तो स्प्लिट कर दो एसिटिक एसिड को जो बना है CH4 एंड CO2, या फिर हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया होती है। हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया होती है, वो CO2 को भी CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। CO2 को CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो CO2 है इसको भी CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दो टाइप की बैक्टीरिया होती है, मेथेन फॉर्मर्स बैक्टीरिया दो टाइप होती है, मेथेनोथ्रिक्स और मेथेनोसार्सिना। मेथेनोथ्रिक्स और मेथेनोसार्सिना। अब इनकी ये जो होते हैं एल्कलाइन फर्मेंटेशन और मेथेन प्रोडक्शन, ये पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। पहले अपनी चार वैल्यू याद करें। एसिड फर्मेंटेशन,
इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। फिर आता है एसिड डिग्रेशन, इसी को बोलते हैं एसिडोजेनेसिस। एसिड बनेगा तो एसिडोजेनेसिस बोल दिया। कौन सा बनता है? एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस अदर्स। फिर आता है फर्मेंटेशन था, एसिड था, अब आएगा एल्कलाइन फर्मेंटेशन। फिर आता है मेथेन फॉर्मर्स। मेथेन फॉर्मर्स दो टाइप के होते हैं, मेथेनोथ्रिक्स और मेथेनोसार्सिना, ये हमने पढ़ लिया। एनारोबिक वाले लेट जागते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्टार्टअप टाइम ज़्यादा लगता है एनारोबिक में। एरोबिक में स्टेबल एंड प्रोडक्ट होते हैं तो एनर्जी कंटेंट कम होती है, रिएक्शन फास्ट होती है और स्लज ज़्यादा बना के देते हैं। कौन? एरोबिक रिएक्शन, इसलिए अपन यूज़ नहीं करते। एसिड फर्मेंटेशन, एसिड डिग्रेशन। एसिड डिग्रेशन का ही एक पार्ट है एसिडोजेनेसिस। एसिड डिग्रेशन को ही एसिडोजेनेसिस बोलते हैं क्योंकि एसिड बनता है, एसिटिक एसिड बनेगा। फिर आता है एल्काइन फर्मेंटेशन और फिर आता है मीथेन प्रोडक्शन, मेथनोथ्रिक्स और मेथनोसार्सिना। वर्किंग कंडीशन ऑफ मेथेन फॉर्मर्स क्या है? वर्किंग कंडीशन ऑफ मेथेन फॉर्मर्स, मीजोफिलिक टेम्परेचर में भी काम करते हैं, थर्मोफिलिक रेंज में भी काम करते हैं। मीजोफिलिक अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मोफिलिक अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक नई चीज़ और जानने वाली है आजकल एनारोबिक डाइजेशन में को कंट्रोल करने के लिए हम पीएच मेजर नहीं करते आजकल। हम पीएच मेजर करने के बजाय वोलेटाइल एसिड डेटा को यूज़ करते हैं। वोलेटाइल एसिड डेटा को यूज़ करते हैं, ये क्या सुटेबल भी है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम वोलेटाइल एसिड डेटा को एज ए कंट्रोलिंग ऑफ स्लज डाइजेस्टर के रूप में यूज करते हैं। स्लज डाइजेस्टर, सिंपल सवाल। अब अगर एरोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज होगा क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा बन जाएगी क्योंकि मेथेन नहीं बनी और मेथेन की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। अब ये देख लो एक इंपॉर्टेंट चीज़, 1 किलोग्राम BOD अगर मैं स्लज डाइजेस्टर में डालूँ तो मेरे को 350 लीटर ऑफ मेथेन निकाल के देगा। 1 किलोग्राम BOD या फिर 1 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर मैं अगर बायोरिएक्टर में डालूँ तो मुझे 350 लीटर ऑफ मेथेन प्रोड्यूस करके देता है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। गोबर गैस संयंत्र भी इसी चीज़ पे काम करता है, बैक्टीरिया के थ्रू। देखो एक क्वेश्चन आया था, एरोबिक रिएक्टर रिसीव्स वेस्ट वाटर एट ए फ्लो रेट ऑफ 500 मीटर पर डे। COD दे रखी है, एफ्लुएंट COD दे रखी है, ठीक है। अज्यूम दैट द वेस्ट वाटर कंटेंट्स 80% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, डेली वॉल्यूम ऑफ मेथेन प्रोड्यूस बाय द रिएक्टर्स। BOD अपने को दे दी 0.8 इंटू 200, सॉरी वेस्ट वाटर में 80% बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक है। CO2 का 80% कर देंगे, इनकमिंग CO2 का 20,000 का कितना हो जाएगा? 80% 1600 हो जाएगा, 1600 मिलीग्राम पर लीटर। अपने को केजी में चाहिए, 1600 इंटू 500 आ जाता है, इंटू 500 मीटर की पर डे था, लीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ये सब चीज़ें आ गई, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, यूनिट कन्वर्जन का खेल है। तो ये निकल के आ जाता है BOD या L नॉट मान लो, 0.8 इंटू 2000, ठीक है, और Q से मल्टीप्लाई कर दिया। मेथेन पूछा है मतलब एनारोबिक, C+2H2CH4, 12 ग्राम 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ मेथेन बनाता है।
12 ग्राम कार्बन, 16 ग्राम मीथेन बनाएंगे। 0.8 इंटू क्या कहलाता है, बीओटी हमें गलत तरीके से निकाला है। बीओटी जो आएगा ना वो 2000 के बेसिस पे ही आ जाएगा। ओके, 0.8 इंटू 2000, तो मेरा ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मुझे 2000 का 8%, 80%, 1600 मिलीग्राम पर लीटर। तो अपने चाहिए केजी में, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। 500 मीटर के ऊपर डे दे रखा था, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 640 केजी पर डे निकल जाता है। अब अपने को पता है 1 केजी कितना देता है अपने को बायोगैस, 350 लीटर, यानी 0.350 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वह एम क्यू में वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 100 MQ। मेथेन का वॉल्यूम पूछा, याद होना चाहिए 1 kg BLT बराबर 350 लीटर ऑफ मेथेन प्रोडक्शन। ये हो गया। फिर क्या है इसमें और, मेजोफिलिक थर्मोफिलिक हो गया, मेथेनोथ्रिक्स और मेथेनोसार्सिन हो गया, वोलेटाइल एसिड्स हो गई। सो पहले एसिड फर्मेंटेशन, जिसे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, फिर आता है एसिड रिग्रेशन, इसमें CH3COOH यानी एसिटिक एसिड बनाता है ये आगे। और फिर आता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन, और फिर आता है मेथेन प्रोडक्शन। मेथेन प्रोडक्शन दो टाइप से, स्प्लिट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को स्प्लिट करके भी खा सकते, मतलब सिंपल एसिटिक एसिड को ही तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ये CH4 बन गई, ये CO2 बन गई। फिर आता है एक हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया जो CO2 को CH4 में कन्वर्ट कर देता है। अपने तो फायदा ही फायदा, क्योंकि हाईली कैलोरीफिक वैल्यू रखती है कौन, CH4। तो मेथेन को तैयार करने वाले बैक्टीरिया मेथनोथ्रिक्स और मेथनोसार्सिना, सार्सिना। तो ये अपने को समझ में आया थोड़ा बहुत। वोलेटाइल सॉलिड्स, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स कन्वर्ट टू, वोलेटाइल सॉलिड्स क्या होते हैं, गैसेज में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब आता है CH4, मेथेन 65% और कार्बन डाइऑक्साइड 35%। तो ये अपने को इसमें हमने पूरा स्लज डाइजेस्टर पढ़ लिया। अब आता है स्लज डिवॉटरिंग। स्लज डिवॉटरिंग क्या है भाई, जो स्लज डाइजेशन से जो पानी एफेक्ट्स निकला वो क्या बहुत ही काम की चीज़ होती है। स्लज प्रोड्यूस्ड बाई स्लज डाइजेशन, एक्सीलेंट डिवॉटरिंग कैपेसिटी। अब अपन पानी और निकाल देंगे। जो लिक्विड निकलता है सुपरनेटेड लिक्विड, इसको वापस पीएसटी में भेज देते हैं। गैस को अपन बायोगैस रिएक्टर बना देते हैं, जो गैस थी इसका बायोगैस रिएक्टर बना देते हैं, और अपना काम आसान। अब जब एक्सीलेंट डिवॉटरिंग कैपेसिटी है तब अपन यूज़ करते हैं स्लज डिवॉटरिंग। फाइनल पानी निकाल देना है बस, 15 से 30% सॉलिड्स केक बना दो। पूरा पानी तो नहीं निकलेगा, लेकिन 20-30% का सॉलिड केक बना दो, किसका, स्लज का। और फिर कहाँ ले जाओ, ड्राइंग पैड में ले जाओ, सेंट्रीफ्यूज करवा लो और बेल्ट प्रेस कर लो। ये 3 मेथड्स दिए हुए। अब ड्राइंग पैड में बिछा दो, पानी निकल जाएगा। सेंट्रीफ्यूज घुमाओ, बड़े पार्टिकल आप निकल जाएंगे और पानी बचेगा। बेल्ट प्रेस, बेल्ट प्रेस भी नाम की कुछ चीज़ होती है। अभी क्या है, सेंट्रीफ्यूजेज आर यूज टू डिवॉटर स्लज। ये क्या है, वॉशिंग मशीन का है, पानी निकाल पाती है, कंप्लीटली ड्रॉ नहीं कर पाती है। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूजेज पे ही काम करता है, क्योंकि ये डिवॉटरिंग सरफेस सैंपल के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है सेंट्रीफ्यूजेज। हमने किस टाइप की स्लज डिस्पोजल बताई, स्लज डिवॉटरिंग की। डिवॉटरिंग के हमने बताया कि पानी निकालना, अपने जितना निकल सके उतना निकाल दो। तो इसके लिए मेथड है
ड्राइंग बेड मेथड क्या है, 3 डिफरेंट टाइप की। हम्म 3 डिफरेंट टाइप की सिस्टम है। ड्राइंग बेड पे डाल दो, सेंट्रीफ्यूज से पानी निकाल दो, या बेल्ट प्रेस से पानी निकाल दो। फिर आता है स्लज डिस्पोजल। स्लज डिस्पोजल को क्या करें, जब 15 से 20% का केक बन गया, अब अपने को इसको बरी करना पड़ेगा या फिर डिस्पोजल करना पड़ेगा। लैंड फिलिंग, सैनिटरी लैंड रीफिलिंग हो रही है भाई। लैंड एप्लीकेशन, लैंड पे डाल सकते हैं अपना एज ए फर्टिलाइजर के रूप में। इंसलेशन कर लो या फिर कंपोस्टिंग कर लो। कंपोस्टिंग क्या है, एक तरह का एरोबिक एरोबिक और एनारोबिक का टाइप है। कंपोस्टिंग एनारोबिक कंपोस्टिंग होती है और एरोबिक कंपोस्टिंग होती है। अब एसएसटी के बाद जो क्लियर वाटर था उसको नाइट्रोजन बेसिस मिलेगी, और ट्रीटमेंट किया, अल्ट्रावायलेट लगाई, फिर डिसइंफेक्टेड चेक किया, सब कुछ ओके था, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों मुझ भी हो गई नींद हावी, तो अपन कल मिलेंगे। कल अपन पूरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और अपन आगे भी बढ़ जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस कुछ कुछ एक्स्ट्रा लिखा है वो। ओके दोस्तों, यह तो मुझे नहीं ना लगे, बाकी 36 मिनट का वीडियो हुआ है, मैं सही से समझा भी नहीं पाएगा। स्लज थिकनिंग का सिंपल सा 1-2% वाटर कंटेंट कम कर दो, जिससे क्या सॉलिड परसेंट बढ़ जाएंगे 2-3%। जितना जितना वाटर कंटेंट कम करेंगे उतना ही सॉलिड कंटेंट बढ़ जाएगा। क्या निकालने देता है अपने को, डेंसिटी। इसको अपन क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ओके, 1 kg बॉडी में 350 kg ऑफ CH4, ये याद रखना है। 4 स्टेप्स याद रखनी है। पहले एसिड का फर्मेंटेशन होगा, फिर एसिड रिग्रेशन होगा। एसिड फर्मेंटेशन को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं और एसिड रिग्रेशन को एसिडोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि एसिड बनेगा एसिटिक एसिड और भी एसिड बनेगी। फिर आता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन और मेथेन प्रोडक्शन। मेथेन प्रोडक्शन फिर से 2 टाइप का, तो सिंपली एसिटिक एसिड को स्प्लिट कर लो या फिर हाइड्रोजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया को यूज कर लो। ये दोनों पीएच एंड टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। और क्या था, आजकल हम पीएच के बजाय वोलेटाइल एसिड डेटा को यूज में लेते हैं। फिर स्लज डाइजेशन हो गया, पहले स्लज थिकनिंग हो गई, फिर स्लज डाइजेशन हो गई, अब स्लज की डिवोटरिंग होगी। डिवोटरिंग के लिए बस और पानी निकालना है, 15 से 30% का सॉलिड केक बना देना है। पहले सॉलिड्स जब आए थे तब कितना था, 1% से भी कम था, तो हमने 15 से 30% तक का सॉलिड क्या केक बना दिया। क्या ये 15 से 30% हम परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स हैं। तो ड्राइंग बेड्स, सेंट्रीफ्यूज और बेल्ट प्रेस, ये इसके ऑप्शन है। स्लज डिवोटरिंग, स्लज थिकनिंग, सिंपल सैनिटरी लैंड फिल में ले जाओ, वहाँ डाल दो। या फिर लैंड, कोई लैंड आपने ढूंढ रखी है, शहरों की कोई लैंड, शहरों की लैंड क्या, गाँव में कुछ वीरान जंगल पड़े रहते हैं, वहाँ डाल दो। लैंड एप्लीकेशन, इसमें हो रहा है फार्मर्स, फर्टिलाइजर के रूप में, इंसेमिनेशन और कंपोस्टिंग। ठीक, ठीक है दोस्तों, आज अपन इतना ही करेंगे। बाकी याद रखो, 1 kg BOD 350 लीटर ऑफ CH4 को यूज कर, मतलब 1 kg BOD से 1 kg ऑर्गेनिक मैटर से 350 लीटर ऑफ मेथेन गैस निकलती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।